हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, अगर आप भी एसएससी एमटीएस या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में मैंने 10 ऐसे भी प्रश्न लिए हैं जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को भी मैंने लास्ट में इस वीडियो के शामिल किया है, ताकि आपको मालूम चल सके कि पिछले एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनका लेवल कैसा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। फ्रेंड, पहला प्रश्न देखिए, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक डैश को की थी। तो फ्रेंड, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? आप ऑप्शन देखिए और इसमें से इसका राइट आंसर पहचानिए कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर फ्रेंड 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये वाला प्रश्न फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में भी ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी मालूम है फिर भी कोई बात नहीं, चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। ठीक है फ्रेंड, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से गुप्त वंश को जाना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये भी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, जो ये वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। क्लियर, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड, कि डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड, कौन सा त्यौहार है ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए, अब पता कीजिए कि इसमें कौन सा त्यौहार है वो। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरिया पूजा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। क्लियर, तो कौन से त्यौहार में? तो गरिया पूजा में। ठीक है फ्रेंड, और साथ साथ ये भी नहीं याद रखिएगा कि त्रिपुरा का त्यौहार है और पशुधन और धन के देवता की इसमें पूजा की जाती है, गरिया पूजा। क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट आप लोग बताइए कि जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए आप लोग। चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग, कि आप लोगों का कि 20 में से कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। ठीक है फ्रेंड, अपना स्कोर एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी?
तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि जो स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, सबने नाम सुना ही होगा फ्रेंड, ठीक है मैम। तो बताइए उनको कहाँ पे जो घेर लिया गया था, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा कि इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा उनको घेर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है। फटाफट इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43, अनुच्छेद 43B। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। जो फ्रेंड ये 86वें संविधान संशोधन में कौन सा जो है ये अनुच्छेद को जोड़ा गया है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड, 86वें संविधान संशोधन में। क्लियर, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, तो फ्रेंड ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड कि रबी फसलें डैश में बोई जाती है। तो फ्रेंड ये जो रबी की जो फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा रबी की फसलें हैं अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। क्लियर। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ से शुरू होता है जो मैंने 10 प्रश्न लिए, मैंने आपको बताया था जो मैंने लास्ट में 10 प्रश्न लिए हैं, जो पिछले बहुत सारे एग्जाम हुए हैं अलग अलग एग्जाम, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, लीरा किस देश की मुद्रा है। तो ये फ्रेंड SSC MTS 2014 में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बताइए कि लीरा किस देश की मुद्रा है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। याद रखिएगा जो ये लीरा है ये तुर्की देश की मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंड ये टेक्नीशियन 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। तो आप लोग बताइए जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाली भाषा में। ठीक है फ्रेंड, जो गीतांजलि पुस्तक थी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी, तो ये मूल किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये मूल बंगाली भाषा में ये लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी ये पूछा जा चुका है 2022 में। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड ये किस वर्ष मिला था उनको ये नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य कुमार सेन को। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, ये किस वर्ष उनको नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। याद रखिएगा अमर्त्य कुमार सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में ये मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1998 में ये उनको मिला था।
और ये भी फ्रेंड SSC MTS 2013 में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न फ्रेंड SSC MTS 2014 में ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, दूसरा जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र है, और सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 1 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2 नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मैडम, प्रश्न नंबर 14 है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है फ्रेंड, और उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था, यानी कि 1917 में। ठीक है फ्रेंड, 1917 में, जब पहले तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, उसके 2 साल के बाद उन्होंने 1917 में पहला जो सत्याग्रह था पूर्वी चंपारण, बिहार में एक जिला है चंपारण, वहाँ से उन्होंने शुरू किया था 1917 में। तो ये भी डेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में लौटे थे। और ये भी प्रश्न फ्रेंड NTPC CBT 2017 में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड, जो खेड़ा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? TGT 2021 में भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ये हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, और पहले भी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग स्टार का मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको इसको दिमाग में रखना है। एक प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, कई बार प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, तो हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ये फ्रेंड MP पटवारी 2017 में ये पूछा जा चुका है, और उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे एग्जामों में भी ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, 1919 में रॉलेट एक्ट को डैश एक्ट कहा गया। तो फ्रेंड ये 1919 के जो रॉलेट एक्ट को डैश एक्ट कहा गया, मतलब इसके दूसरे किस नाम से इसको बोला गया था, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, इसको काला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको काला एक्ट के नाम से भी, या काला कानून भी कह सकते हैं, काले कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला एक्ट कहा गया था। क्लियर? ये भी प्रश्न फ्रेंड देखिए 2021 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, बिंदुसार एक महान राजा डैश के पुत्र थे। तो आप लोग बताइए जो फ्रेंड, बिंदुसार जो किस राजा के पुत्र थे? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो ये तो प्रश्न फ्रेंड बहुत सारे बच्चों को मालूम ही होगा, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिए, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है बहुत अच्छे की बात है, नहीं मालूम तो याद कर लीजिए कि जो बिंदुसार एक महान राजा डैश के पुत्र थे। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और फ्रेंड अब बात करें इनके बाद जो सम्राट अशोक थे, ये बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत के पहले साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड भारत के जो पहले साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये नंदों को। ठीक है फ्रेंड, ये नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, ये नंदों को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंद। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, एमपी पुलिस में भी पहले पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, एमपी पुलिस के। तो आप लोग बताइए कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड सबको मालूम होना चाहिए, हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी भी प्रश्न है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है फ्रेंड, ये भी साथ साथ याद रखिएगा। तो फ्रेंड ये 20 प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्न को सही किया है। ठीक है फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे प्रश्न का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।